हेलो बच्चों, कैसे हो सभी भाई। हम लेकर आए नई वीडियो अपनी, जिसमें कि हम हमारा जो सेल वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से आगे वाला कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए भाई, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं मेडिकल के एग्जाम में, और क्या क्या जो है आपके स्कूल वाले टीचर्स पूछेंगे। इसके बीच बीच में जो क्वेश्चन होंगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system। यानी कुछ क्या है कि सबका, देखो ये कह रहे हैं कि सेल के अंदर ना क्या होता है, सारी सेल्स के जो ऑर्गन जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इनके सबके इंडिपेंडेंट फंक्शन है, अपना अपना काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनली ऐसे भी होते हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तो आपस में उनका संबंध होता है, ठीक है ना। तो उनमें कौन कौन आते हैं, तो आपको जानना है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है। तो भाई उसका हिस्सा होता है, पहला तो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये चार चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ईआर की प्रोडक्ट गोल्गी के पास जाती है, गोल्गी से लाइसोसोम बनते हैं, और फिर चीज़ें जो बनती हैं ईआर से या गोल्गी से कुछ चीज़ें वैक्यूल में स्टोर कर ली जाती हैं, ठीक है ना। तो यार ये सारा का सारा जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। लिखा है कि सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स एंड दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो भाई इनका क्या है ना, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का इनके साथ कोई जुगाड़ नहीं बनता है, इनका अपना अलग से काम चलता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहाँ से, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। देखो बराबर में डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस की जो बाहर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर आपको कुछ ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो हैं वो दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे वेसाइकल जैसे भी दिख रहे होंगे। एक बार हम इसके डायग्राम को बना लेते हैं छोटा छोटा। देखो ऐसा दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे सिंपल अगर करके देखें तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। कुछ आपको कई बार ऐसे भी मिल सकती है, ये बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और आपको ऐसे ऐसे मिल सकती हैं, तो इसको बोलते हैं वसाइकल्स। बात समझ आई। तो यहाँ हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यार, वो तीन तरीके से मिल सकता है। एक तो ऐसे फ्लैटेंड, एक दूसरे के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल हो, तब हम इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। और ये फिर ऐसे कोई ट्यूब्यूल जैसा मिल सकता है और वेसाइकल जैसा मिल सकता है। तो कुछ हमारे पार्ट हो जाते हैं, कितने, तीन पार्ट हो जाते हैं, ट्यूब्यूल, वसाइकल और हमारा है नेक्स्ट वाला क्या, सिस्टर्नी, ठीक है ना। तो इनमें मिलती है। तो न्यूक्लियस की जो बाहर लगी रहती है वो क्या होता है, सिस्टर्नी होती है, जिसमें आप देख रहे हैं लगे हुए क्या, छोटे छोटे गोले गोले टाइप के लगे हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। तो इस तरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके बाहर ये सब लगा होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहलाती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अलग से इस तरह से हमारी कहीं से पड़ी हुई हो ईआर, है ना, उसका अपना फंक्शन है अलग से, फैट के फॉर्मेशन का, लिपिड के फॉर्मेशन का, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने का, ठीक है ना। तो ये हमारी अलग से पड़ी हुई जो होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। इस तरह की जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एसईआर इसको बोलते हैं। तो दो तरह की होती है यार, एक तो रफ ईआर आरईआर, दूसरी होती है एसईआर साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, और जो हमारी आरईआर होती है, इट गेट फाउंड अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हुई मिलती है। बात समझ आई। नेक्स्ट है हमारा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द presence of a network of reticulum of teeny tubular structures scattered in the cytoplasm, that is called as the endoplasmic reticulum. Hence ER divide the intracellular space into two distinct compartment, that is luminal और extraluminal। यानी कि एक तो जो ER है उसके अंदर वाला पार्ट वो ER की ल्यूमेन वाला पार्ट हो जाता है, और उसके बाहर का जो सारा कुछ है वो ल्यूमेन के बाहर वाला होता है, यानी साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट है हमारा कि द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस, है ना, एंड देयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड आरईआर। तो ये हमने बताई दिया, इसके साथ में क्या लगे होते हैं, वो क्या राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं आरईआर। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड एसईआर। तो जब इन पे राइबोसोम नहीं होते तब इनको बोलते हैं एसईआर। और हमने बताया भी एसईआर कहाँ पड़ी रहती है, साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती है अलग से, उनका काम होता है लिपिड का फॉर्मेशन, ठीक है।
RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अरे भाई जब इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए ही हैं और उनका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, तो भाई इनका भी काम वही होगा। ये क्या करती है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं ना उसको अपने अंदर छुपा लेती है ना। मतलब बनती प्रोटीन जो होती है वो राइबोसोम से अंदर आकर के कुछ सिग्नल्स होते हैं, तो आपको 11th क्लास में जानना नहीं है सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, जो जैसे हमारी जो प्रोटीन बनती है ना उस प्रोटीन के साथ में ही कुछ लगा रहता है सिग्नल। वो क्या करता है, वो एक और होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, उसको उसके साथ मतलब कनेक्ट हो जाता है। और फिर फाइनली जो आपकी जो बनती हुई जो आपके प्रोटीन होती है, जैसे कि देखो मान लो अगर ये कहें कि भाई हम इट इज़ अ ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ कहीं बाहर लगे हुए हैं राइबोसोम्स, यानी यहाँ पर राइबोसोम लगे हैं, और ये इसके साथ में आपको पता है ना RNA होता है ना, और इसके RNA इसके साथ अटैच है और यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लो ये प्रोटीन बनते जा रही है इधर के साइड में, ठीक है। ये तो यहाँ इसके साथ में ना कुछ लगा होता है, उसको बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है, सिग्नल पेप्टाइड। और ये ER होती है, ये एक पार्टिकल बनाती है, उसको कहते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। और फिर ये SRP इसको कनेक्ट कर लेता है, फिर हमारी जो ER होती है वो उसको प्रोटीन को अंदर ले लेगी, तो आपकी जो बनती हुई प्रोटीन है वो किसके अंदर आ जाएगी, ER की ल्यूमेन के अंदर आ जाएगी। फाइनली इसके अंदर आने के बाद उसके साथ क्या क्या ये करते हैं, उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट काम है कि इसके साथ में जो आपकी प्रोटीन है इसके साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना होता है, अगर तो वो यही होता है, ग्लाइकोसाइलेशन जैसा काम है वो यहाँ पर होता है। इसके साथ में कुछ ओलिगोसैकेराइड्स कंपोनेंट जोड़ दिए जाते हैं, और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, तो ER के अंदर हो जाता है। फाइनली जब ER के अंदर से बाहर आपकी प्रोटीन निकलती है ना, तो वेसाइकल बना के निकलते हैं, इन थैलियों के अंदर बंद होकर निकलते हैं नेटिव प्रोटीन्स। क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको तोड़ देंगे, है ना, खराब कर देंगे, तो यहाँ से जब निकलती है तो कुछ बंद होकर निकलती है वेसाइकल्स के अंदर जो हमारी प्रोटीन होती है। फाइनली उसको जाना होता है गोल्गी बॉडी के पास फर्दर मॉडिफिकेशंस के लिए, चेंजेस के लिए, तो यहाँ से फिर वो आगे जाती है कुछ वेसाइकल्स में बंद होकर के। इन वेसाइकल्स के फर्दर नाम होते हैं, तो 11th में आपको सब जानना नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ NCERT ज़्यादा कवर भी नहीं कर रही है, बाद में हम देखेंगे। लिखा है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है। एंड द स्मूथ ER इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये जानना है यार, जब लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड बनता है सेल के अंदर, वो कौन बनाती है, यही बनाती है SER। और जो इस तरह के जो हार्मोन होते हैं, जो आपकी जो फैट के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो फैट के डेरिवेटिव जैसे कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की चीज़ें, जो आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉयड जो होते हैं, वो आपकी SER सिंथेसिस करती है। डिटॉक्सिफिकेशंस का काम भी लीवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, जो वो भी कौन करती है, आपकी SER करती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। तो यहाँ लिख के दिया है इन्होंने कि भाई ये कहाँ बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी। तो भाई गोल्गी एपरेटस जो होता है वो हमारा जो हमारी ER होती है, जहाँ वो न्यूक्लियस के साथ लगी होती है। अगर मैं आपको ऐसे एक डायग्रामेटिक दिखाऊं, सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर, और ये न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या लगी मिलती है, गोल्गी बॉडी लगी, ER लगी मिलती है ना इस तरह से। और आपकी जो ER होती है उसके साथ कौन लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, है ना। यहाँ आपको पता है क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स इसके साथ में ऐसे। तो यहाँ से यार जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ जाएगी, गोल्गी के पास जाएगी। तो हमारी गोल्गी ना यहाँ न्यूक्लियस के पास होती है ना, न्यूक्लियस के पास यहाँ पर लगी होती है। कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी जैसी होती हैं वो यहाँ लगी होती हैं, ऐसे, बात समझ आई, इस तरह से लगी होती है। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक कॉन्वेक्स जो फेस है इसका, जो कॉन्वेक्स फेस है इसका वो इधर है। सपोज करो मैंने इसको ऐसे बना दिया है, तो यहाँ वाला जो फेस है इधर वाला इसका, जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ बनाते बनाते, इधर वाला जो फेस है इसका ही कहलाता है कॉनकेव। कैसा फेस, कॉनकेव फेस। और जो पीछे वाला फेस है इसका, ये वाला कहलाता है कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स फेस है भाई, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और जो हमारा कॉन्वेक्स है उसी को हम बोलते हैं सिस फेस। इसी तरह कॉनकेव को हम बोलते हैं मैच्योरिंग, और इसी को बोलते हैं ट्रांस फेस। तो होता क्या है यार, जो ER है ना तुम्हारी, जो ER के अंदर से तुम्हारी बनने के बाद जो निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, जो ER के अंदर बनने के बाद जो वेसाइकल्स में बंद होकर जो प्रोटीनें निकलती है ना, उन प्रोटीनों को वेसाइकल्स में बंद करके थैलियों के अंदर
बंद कर करके कहाँ निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। सपोज करो ये वेसाइकल है, इसमें ये आकर के प्रोटीनों को ले करके इसके कॉन्वेक्स वाले फेस पर लगती है। फिर क्या होता है कि ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, कुछ हटाया जाता है, कुछ लगाया जाता है, और प्रोटीन जो है यहाँ से होती हुई या फिर कई बार यहाँ से होती हुई, ठीक है, बाहर से भी, यहाँ से भी ध्यान रखना, कुछ वेसिकल्स यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँचती हैं, ठीक है। और गोल्गी उसके अंदर गोल्गी को जो चेंज करना होता है वो चेंज कर देती है। फर्दर वो जेनेटिक मैकेनिज्म है, उस पर नहीं जाएंगे हम। फिर फाइनल जो प्रोटीन है आपकी वो फिर वेसाइकल में बंद होकर के इसके मैच्योरिंग फेज से निकलती है। और मैच्योरिंग फेज से निकलने के बाद आप ध्यान रखेंगे गोल्गी से निकलने वाली प्रोटीनें जो हैं वो सेल से बाहर जाती हैं, या तो वो लाइसोसोम जाती हैं या फिर वेसाइकल्स में बंद होकर के सेल से बाहर जाएंगी। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ही वो सिक्रेटिंग होती हैं। सिक्रेटिंग प्रोटीन मतलब जो सिक्रेट की जाएंगी। इसी तरह जो सेल के अंदर जो पड़े हुए राइबोसोम्स होते हैं ना, जो साइटोप्लाज्म में अलग से पड़े हुए राइबोसोम्स होते हैं, जब वो प्रोटीनें बनाते हैं ना तो उनकी प्रोटीनें सेल के काम आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेल के जो साइटोप्लाज्मिक जो होते हैं राइबोसोम्स, उनकी जो प्रोटीनें होती हैं वो सेल के काम आती हैं, और जो प्रोटीनें गोल्गी बॉडी से फाइनल होकर निकलती हैं वो हमारी सिक्रेटरी होती है, वो सिक्रीशन में बाहर निकाली जाती हैं सेल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं गोल्गी बॉडी में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं वही सब, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस एंड दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 mm to 1 mm diameter. ये diameter आपको याद रखना है। And these are stacked parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। प्लांट के केस में भाई इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। प्लांट के केस में इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कई बार ना, डिक्टियोसोम बोलते हैं प्लांट के केस में। नेक्स्ट है कि भाई वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वो अलग अलग नंबर हो सकता है, कितना भी सिस्टर्नी का डिपेंड करता है। एंड द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिक्स। तो ध्यान रखना भाई, न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की साइड में जो इसका फेस होता है ना, तो वो न्यूक्लियस की साइड वाला फेज होता है भाई, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस। कैसा बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और वही जो कॉन्वेक्स होता है यार, उसी को अपन बोलते हैं सिस। ध्यान से क्वेश्चन याद रखना, कॉन्वेक्स सिस है और सिस ही फॉर्मिंग है, बहुत पूछा जाएगा, ध्यान से। नेक्स्ट है फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस। तो कॉन्केव वाला जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है साइटोप्लाज्म की तरफ, दैट इज ट्रांस फेस, और उसी को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑर्गेनली आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड होते हैं। एंड द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड। ध्यान से सुनना, गोल्गी क्या करती है, जो पैकेजिंग का मटेरियल होता है इसको बाहर भेजना होता है। ध्यान से, सिक्रीटरी की बात हो रही है, सिक्रीशन करके जो बाहर निकाला जाएगा उसकी बात हो रही है। एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो ध्यान रखना, कुछ चीजें अंदर रखनी होती हैं रख लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, सिक्रेटेड होता है, इस बात को ध्यान रखना। मटीरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल में पैक करते हैं, फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस। तो आपको पता है ER से कहाँ पहुंचता है, सिस फेस पे आता है। फिर सिस फेस से गोल्गी बॉडी से वो मूव करता है मैच्योरिंग फेस की तरफ, उसमें जो चेंज होने होते हैं चेंज हो जाते हैं। एंड दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी apparatus रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified, ये modified word ध्यान रखना भाई, in the cisternae of the Golgi apparatus, है ना। And before they are released from its trans phase, तो बाहर निकलने से पहले उनमें जो चेंज होते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो गोल्गी बॉडी है, ER है और L लाइसोसोम है, मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, GERL सिस्टम। तो लाइसोसोम जो हमारे बनते हैं वो GERL सिस्टम के तहत बनते हैं। फिर लिखा है गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछते ही हैं, नीट में तो आएगा ही यहाँ से क्वेश्चन। ये पूछते हैं ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होते हैं, दो वर्ड है, मैं लिख रहा हूँ, अगर प्रोटीन बन रही है तो वर्ड आएगा ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरा वर्ड होता है ग्लाइकोसाइडेशन,
तो लिपिड के केस वाला क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन, एक क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये सवाल आता है ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ चलता है, तब आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, कहाँ चलता है बताओ, गोल्गी बॉडी के अंदर। तो आपको लेकिन ध्यान रखना है यार, ये यहाँ बताया नहीं गया है, जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन है वो वहाँ ईआर के अंदर भी होता है। दो तरह का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एक एन लिंक्ड एक ओ लिंक्ड। तो एन लिंक्ड है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो एन लिंक्ड वाला आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जबकि एनसीईआरटी ने बताया नहीं, कोई बात नहीं। ईआर भी करती है काम ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने का, ग्लाइकोलिपिड बनाने का। ग्लाइको मतलब कि ये बात होती है कि जो आपका जो लिपिड होता है, सपोज करो ये आपका लिपिड है एक, है ना, और ये लिपिड का हेड है, तो इसके साथ में कुछ ओलिगोसैकेराइड जोड़ देते हैं। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है छोटा सा, एक लगभग 9 यूनिट का छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं, जिसमें मैनोज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैनोज, गैलेक्टोज और कुछ यूनिट ग्लूकोज की। बाद में वो कुछ ग्लूकोज को रिमूव कर दिया जाता है, ऐसा सिस्टम है। तो ये आपका जो बाहर, जो आपकी मेम्ब्रेन के बाहर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो आपके एक जो कार्बोहाइड्रेट है इसका, वो एंटीजन की तरह काम करता है। ध्यान रखना, आपकी जो बॉडी में जो सेल्स होती है उनके ऊपर, जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो बाहर जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट है एंटीजन की तरह काम करता है। तुम्हारा सेल्फ एंटीजन है, वो तुम्हारी बॉडी को जो सेल्स हैं उनको पहचानने में काम करता है। दूसरे किसी की सेल होंगे तो उसका अलग से कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये सवाल आ जाता है आपसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का कहाँ होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा कि भाई लाइजोसोम्स क्या हैं, है ना, तो ये कैसे बनते हैं, क्या नहीं, कैसे नहीं बनते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भाई लाइजोसोम्स एंड दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान रखना, ये सवाल यहाँ से आता है मेडिकल में कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पूछा जाता है। भाई इसे ध्यान रखना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, पूरी मेम्ब्रेन दो नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus, गोल्गी बनता है। एंड द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सवाल ये आता है कि भाई इसके अंदर कैसे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनमें से कौन कौन होते हैं, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेजेस, और इसकी पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है, इस बात का ध्यान रखना। लगभग 5 पीएच होती है, 5 पीएच होती है, 4.85 पीएच होती है, जिस पर सारे एंजाइम काम करते हैं। और फिर करते कैसे हैं वो थोड़ा देख लेंगे, अभी बता देंगे आपको क्या करते हैं। देखा, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये उसको तोड़ने का काम करते हैं सारे एंजाइम। तो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे काम करता है आपका लाइसोसोम। देखो ऐसा होता है भाई, मान लो आपकी ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल क्या करती है आपकी, यहाँ से मान लो इसने कोई बॉडी बाहर से कोई सॉलिड पार्टिकल फूड का अंदर ले लिया, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसको अपन कहते हैं फैगोसोम। क्या कहते हैं, फैगोसोम, ठीक है। फिर ये फैगोसोम आगे आएगा और यहाँ हमारा गोल्गी बॉडी से बना हुआ होता है प्राइमरी लाइसोसोम, और हमारे प्राइमरी लाइसोसोम भाई साहब जो है वो इससे मिल जाएंगे, तो ये एक बॉडी बन जाएगी। इसके अंदर क्या चल रहा होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। यहाँ जो होंगे इसके सारे एंजाइम होंगे, उस सामान को जो बाहर से आया होगा उसको डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है, कुछ चीज़ें जो कि ख़राब होती हैं उनको भैया इसमें बंद कर दिया जाता है एक डब्बे में, इसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। इसको यहाँ से सेल से एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस करा और बाहर, और जो काम की चीज़ होती है सेल यूज कर लेती है। इसी तरह क्या करता है, अगर मान लो तुम्हारी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले इसके चारों तरफ एक वेसिकल बनाते हैं। मेम्ब्रेन कहाँ से आई होगी बन के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आती है, और फिर इस वेसिकल के बने हुए स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम। तो यार ये ऑटोफैगोसोम जाएगा, फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वही होगा, डाइजेशन होगा, तोड़ा जाएगा, जो बचा हुआ सामान है उसे बाहर निकाला जाएगा, काम की चीज़ों को यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारा लाइसोसोम काम करता है सेल के अंदर। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनेल जिनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वहाँ पर जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसमें जो हेल्प करता है वो लाइसोसोम का ही काम है डाइजेशन करने का। पर हमारे में तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब ट्यूब के अंदर होता है, तो वहाँ इस तरह की बातें नहीं होती। जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि मैक्रोफेजिस जो होती है, WBC जो होती है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, यार वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब वो निगल लेती हैं, बैक्टीरिया वगैरह मार देती हैं। तो मारने के लिए उनका काम यही है कि पहले तो वो बैक्टीरिया को अंदर लेंगे, अंदर लेके फिर क्या करेंगे, लाइसोसोम उनके पास है ही, और लाइसोसोम से उसका कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे। तो उनके पास ज़्यादा मात्रा में लाइसोसोम मिलते हैं, एक बात ध्यान रखना। और भी लाइसोसोम के फंक्शन है बहुत सारे, तो भाई हम तो डिस्कस नहीं कर सकते, हम तो NCERT पढ़ रहे हैं, तो इसी में से मेडिकल में जो आएगा वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल।
तो वैक्यूल मतलब वैक्यूल भी इनसे जुड़ी हुई बात है ना सारी चीज़ों से, तो जिनमें देख सकते हैं क्या क्या कनेक्शंस हैं। लिखा है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो यार ये मेम्ब्रेन बाउंड लिख दिया तो सवाल आएगा भाई इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। मेम्ब्रेन इसकी होती है टोनोप्लास्ट। क्या होती है? टोनोप्लास्ट। फिर लिखा है इट कंटेन वाटर सैप excretory product and other material not useful for the cell and the vacuole is bound by a single membrane, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई द 90% स्पेस। तो भाई प्लांट के सेल में तो बड़ी बड़ी वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में बेचारे में कहाँ छोटी मोटी होती है। तो वहाँ इसके चक्कर में प्लांट सेल में ये भी होता है कि न्यूक्लियस जो है बेचारा साइड में लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस इसकी वजह से साइड में होता है वहाँ पर, क्योंकि बड़ी सी वैक्यूल होती है, सामान ज़्यादा होता है स्टोर करने के लिए ना। नेक्स्ट है कि इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, देखो टोनोप्लास्ट यानी कि मेम्ब्रेन किसकी? वैक्यूल की। भाई उसके अंदर क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयन, यानी कि आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सीधा सीधा मतलब होता है कि इसका मतलब जो मेम्ब्रेन उसकी होती है वो लो टू हाई कंसंट्रेशन में भेजती है। और आपको पता ही है कि भाई जब कोई ट्रांसपोर्ट, अगर ये मेम्ब्रेन है और अगर मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई लो टू हाई हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, उसके अंदर क्या मिलते होंगे? पंप्स। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे कि भाई मेम्ब्रेन में पंप होते हैं क्या? तो तुम बोल दो यस, पंप पाए जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन इस लाइन से बन जाएगा। लिखा है हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो भाई ये नेक्स्ट बात है, इन अमीबा जो अमीबा होता है द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन। बिल्कुल सही बात है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो ये फूड वैक्यूल कुछ प्रोटिस्टा में बनती है जो कि बाहर से कुछ पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं उनमें। ठीक है ना बात? तो यहाँ तक का ये हमारा जो है भाई सारा मिला जुला के होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये अकेला खेलते हैं अपना अलग अलग, और ये सारे मिलजुल के खेलते हैं चारों। तो आज की वीडियो में आप इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से आगे वाली वीडियो में, दोनों कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, या फिर उससे आगे का भी। ठीक है? थैंक यू।